हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष पाल और आप सबका मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वे में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट और एनिमल टिश्यू के बारे में, प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। इससे पहले मैंने प्लांट और एनिमल सेल के ऊपर वीडियो बनाया है और उस वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन पहला है, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक है। संयोजी ऊतक ऑप्शन है, संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिंग टिश्यू। दूसरा है उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू, या पेशी ऊतक यानी कि मस्कुलर टिश्यू, या तंत्रिका ऊतक यानी कि नर्वस टिश्यू। तो जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो पाया जाता है संयोजी ऊतक। ऐसे ऊतक जो शरीर के सभी भागों को जोड़ते हैं उसे संयोजी ऊतक कहा जाता है। इसका उदाहरण है ब्लड, एक उदाहरण है ब्लड। ब्लड भी एक टाइप का संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। मॉस में संवहन ऊतक है। मॉस में संवहन ऊतक क्या है? मृदूतक है, मृदूतक है, या जिसको मृदूतक को हम बोलते हैं पैरेन्काइमा। स्थूल कोण ऊतक है यानी कि कॉलनकाइमा है। जाइलम है या कि फ्लोएम है। देखिए दोस्तों, आपको इनके इंग्लिश नाम भी याद रखना है, इसलिए आप ज़्यादातर जो पढ़ाई है वो बाइलिंगुअल किया करिए। बाइलिंगुअल का मतलब दो भाषा में किया करिए। तो आपको तो पता ही है, और जो हम यहाँ पे प्रश्न लिख रहे हैं वो है हिंदी भाषा के, और इसके मैं आपको इंग्लिश वर्ड भी बताते चलूँगा ताकि आपको पेपर में आसानी हो। तो देखिए यहाँ पर मॉस में संवहन ऊतक जो होगा वो होगा मृदूतक यानी कि पैरेन्काइमा। याद रखिए पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो होगा वो इसमें संवहन ऊतक का कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होता है। फिर से समझिए क्वेश्चन, फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होता है। देखिए किसी भी पेड़ में, समझ लीजिए यहाँ पे किसी पेड़ में ये उसकी जड़ होती है, और जड़ यहाँ पर ये पत्तियाँ हैं यानी कि लीफ है, ये उसका तना है यानी स्टेम है, और ये इसका रूट है। अब देखिए यहाँ से पानी जो चढ़ता है, तो पानी जब पानी का अवशोषण करेगा पेड़ तो पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो जो पानी को चढ़ाने का काम है वो जाइलम करता है, और ये जाइलम ही इसे पत्तियों तक भेजता है। फिर यहाँ पर खाना बनता है यानी कि भोजन, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है और पेड़ पौधे अपने लिए भोजन तैयार करते हैं। इसी खाने का जो स्थानांतरण है वो फ्लोएम द्वारा होता है। याद रखिएगा फ्लोएम द्वारा होता है स्थानांतरण। यानी आपको ये बात याद रखना है कि खाद्य पदार्थों का जो मुख्यतः स्थानांतरण करेगा फ्लोएम करेगा, और पानी और खनिज पदार्थों का स्थानांतरण जाइलम करेगा। इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होते हैं। अब खाना किस रूप में स्थानांतरित होता है? फ्रैक्टोज के रूप में, या ग्लूकोज के रूप में, या सुक्रोज के रूप में, या स्टार्च के रूप में। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लोएम में जो खाद्य पदार्थ है वो स्थानांतरित होता है सुक्रोज के रूप में। ठीक है फ्रेंड, सुक्रोज के रूप में खाद्य पदार्थ स्थानांतरित होगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश स्वपोषी पादप ऊर्जा को किस रूप में संचय करते हैं? तो यहाँ पर अधिकांश स्वपोषी पादप, ठीक, CO2 के रूप में, H2O के रूप में, स्टार्च के रूप में, या प्रोटीन के रूप में। तो ये बहुत ही आसान सा है क्वेश्चन दोस्तों, कि जो पादप होते हैं यानी जो प्लांट होते हैं स्टार्च के रूप में, जो स्टार्च के रूप में यह ऊर्जा का संचय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पौधों में जल का संवहन किसके मार्ग से होता है? तो मैंने अभी ही बताया था दोस्तों इसका आंसर, फिर भी ऑप्शन पढ़ते हैं हम। कैम्बियम के रूप में, कैम्बियम के मार्ग से, फ्लोएम के मार्ग से, जाइलम के मार्ग से, या अधिचर्म के मार्ग से। तो इसका आंसर हो जाएगा, अभी ही मैंने बताया आपको कि जाइलम जो होता है, जाइलम का काम है पानी और खनिज लवणों को आगे पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पौधों में वह भाग जो पानी एवं विलय को जड़ों से पौधों के अनेक भागों में ले जाता है वह है। तो देखिए फिर से इसका आंसर जो हो जाएगा जाइलम होगा। ठीक है, अभी ही बताया था मैंने इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पौधों में जल के ऊपर की ओर गति कहलाती है। जल की ऊपर की ओर, जैसे कि मान लीजिए ये पेड़ है और यहाँ पर हमको पता है ज़मीन के अंदर पानी होगा यानी नमी होगी, और इनकी जड़ के द्वारा पानी
विभिन्न हिस्सों में पहुँचेगा इस पेड़ के, तो वो किसके द्वारा पहुँच रहा है, तो उस गति को क्या कहते हैं, तो जल स्त्राव कहते हैं, वाष्पन कहते हैं, या कि वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, या सरारोहण कहते हैं। तो देखिए इसको सरारोहण नहीं है दोस्तों, ये है रसारोहण। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा, रसारोहण मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसका नाम होगा रसारोहण। एसेंट ऑफ सैप कहलाता है। ठीक है, पौधों में जल की ऊपर की ओर की गति को रसारोहण यानी एसेंट ऑफ सैप कहते हैं, एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं, फिर से ध्यान से सुनिए, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं, तो वृद्धि के लिए कौन आवश्यक नहीं है, सोडियम, ऑप्शन ए कैल्शियम, या तीसरा है नाइट्रोजन, या चौथा है फास्फोरस। तो इसमें से सोडियम जो है पौधों की लंबाई में अगर वृद्धि करना है तो सोडियम इसके लिए आवश्यक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसुत से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को क्या कहा जाता है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आसुत जल कहते हैं, खनिज जल कहते हैं, झरने का जल, या उबाला हुआ जल, तो इसको बोला जाता है आसुत जल। आसुत जल मतलब कि होता है डिस्टिल्ड वाटर, और हम सबको पता है डिस्टिल्ड वाटर का हम ज़्यादातर बैटरियों में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की चालनी नलिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता होती है, केंद्रक की उपस्थिति, हरित लवक की उपस्थिति, कोशिका भित्ति की उपस्थिति, या हीमोग्लोबिन की उपस्थिति। तो देखिए पौधों की चालनी कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं में एक विशेष यानी कॉमन बात ये होती है कि यहाँ पर केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है, इस बात को याद रखिएगा, है ना, कि केंद्रक यहाँ पर अनुपस्थित होगा, यहाँ पे उपस्थित लिखा है, यह अनुपस्थित होगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जो हमारा रेड ब्लड कार्पसेल्स होता है या आरबीसी होता है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, और यहाँ पर चालनी नलिकाएं की जो कोशिकाएं हैं उसमें भी केंद्रक अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के लिए अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तावित किया? तो देखिए जो भारतीय वैज्ञानिक है हम सबको पता है, इसका आंसर ये है जे.सी. बोस, है ना। जे.सी. बोस ने पादप विज्ञान या हम ऐसा कहें कि बॉटनी में इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। तो जे.सी. बोस ने यहाँ पर जो लंबी दूरी के जो अधिगमन का सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने ही किया था। आगे बढ़ते हैं, संवहनीय पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? फ्लोएम टिश्यू, पैरेन्काइमा टिश्यू, मेरिस्टेम टिश्यू, या जाइलम टिश्यू। तो अब भी हमने देखा कि ये हम बात कर रहे थे परमानेंट टिश्यू के दो प्रकार होते हैं, तो एक होता है जाइलम, तो ये जाइलम टिश्यू के द्वारा ही पानी ऊपर जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं, ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑक्सीनोमीटर का जो हम प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण की दर मापने के लिए, वृद्धि दर नापने में, रसाकर्षण की दर नापने में, या ऊर्जा ह्रास की दर नापने में। तो इसका आंसर होगा पौधों की वृद्धि दर नापने में हम ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं। और वेरी प्राउडली हम ये कह सकते हैं कि हमारे वैज्ञानिक है जे.सी. बोस, जे.सी. बोस ने ही इसका आविष्कार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऊतक के नख, खूर और सींग बने होते हैं? किस ऊतक, देखिए यहाँ पर, किस ऊतक के नख, खुर एवं सींग बने होते हैं? क्यूटाइड के, काइटिन के, कैरोटीन के, या ट्यूनिसिन के? तो देखिए यहाँ पर जो कैरोटीन होता है, कैरोटीन ऊतक से ही जो है नख, खुर, सींग ये बने होते हैं। और जो आपको पता है कि कैरोटीन जो होता है ये बालों में भी पाया जाता है। आप देखे होंगे कि जितने भी शैम्पू के ऐड आते हैं, शैम्पू के ऐड आते हैं, खासकर डव का आता होगा तो आप देखते होंगे वहाँ पे लिखा होता है कैरोटीन युक्त। आप इस बात को याद रखिएगा। तो नख, खुर, सींग, है ना, और बाल, इसमें कैरोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
तो है हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? 565, 639, 665 या 556। तो हमारा शरीर है, हमारी बॉडी में टोटल मांसपेशियों की संख्या होती है 639। चालनी पट्टी का एक भाग है, चालनी पट्टी का एक भाग है एधा यानी कैम्बियम का, या कि दारू यानी जाइलम का, वल्कुट यानी कॉर्टेक्स का, या पोषवाहा यानी फ्लोएम का। तो चालनी पट्टिकाएं जो है वो भाग है हमारे पोषवाहा यानी फ्लोएम का। याद रखिएगा, ये बहुत बार पेपरों में आता है चालनी पट्टिकाएं, इसमें होता है चालनी ट्यूब्स। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पोषवाहा का ही भाग होती है। पोषवाहा हिंदी में, शुद्ध हिंदी में पोषवाहा बोलते हैं, और इसका नाम जो इंग्लिश में है वो है फ्लोएम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है जल संवर्धन से पादप उगाने की प्रणाली को क्या कहते हैं? फिर से ध्यान से, जल संवर्धन से पादप उगाने की प्रणाली को कहते हैं जलानुवर्तन, या जल भित्ति, या जल संवर्धन, या जलोधि। तो यहाँ पे जलोद्भिद है, तो इसे जो कहा जाता है वो कहते हैं जल संवर्धन। जल संवर्धन, पादप उगाने की प्रणालियों को जल संवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विबीज तने में दारू और उसके पोषवाहा के बीच में उपस्थित परत है। ठीक है, तो देखिए दारू और उसके पोषवाहा के बीच में कौन सी है परत? तो यहाँ है कैम्बियम है क्या, या मंड आच्छादः है, या कि मज्जा यानी पित्त है, या कि रंभ है। तो इसका आंसर होगा कैम्बियम, एधा यानी कि कैम्बियम उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्णागो यानी फल में दारू, यानी दारू का मतलब जाइलम है। आप दारू का मतलब और कुछ मत निकाल लेना, यहाँ पे दारू का मतलब होता है जाइलम। पर्णागो यानी फल में दारू जाइलम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला है ऑप्शन मध्य आदि दारुक है, या बहु आदि दारुक है, या बाह्य आदि दारुक है, या अंतः आदि दारुक है। तो यहाँ पर देखिए यह बाह्य आदि दारुक है। बाह्य मतलब सबसे बाहरी कोशिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पोषवाहा फ्लोएम का दूसरा नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बहुत बार पेपर में आता है। पोषवाहा यानी फ्लोएम का दूसरा नाम क्या है? तो फ्लोएम का जो दूसरा नाम है कास्ट है, या कि स्क्लीरिड है, या फाइबर है, या बास्ट है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बास्ट। इसको याद रखिएगा कि फ्लोएम जो है फ्लोएम का दूसरा नाम है बास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊतकजन जिसके बाह्य तत्व बनती है वह है। ठीक है, ऊतकजन जिसके बाह्य त्वचा बनती है, बाह्य त्वचा है ये, बाह्य त्वचा बनती है वह है त्वचाजन, वल्कुटजन, या रंगभन, या कि गोपकजन। तो इसका जो आंसर होगा त्वचाजन का वह समूह जिससे ऊतक बनता है वह बाह्यजन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाएगा? बाह्यजन कहलाता है। तो ये यहाँ का आंसर होगा त्वचाजन। त्वचाजन वह समूह जिससे ऊतकजन द्वारा बाह्यजन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऊतक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी? हफमिस्टर की थी, या हॉर्नस्टाइन की थी, या कि हैबर लैंडस की थी, या हैनिंग की थी। तो इसका जो आंसर होगा वेरी सिंपल है, हफमिस्टर की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कथन है आपका सम्मिश्र ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बनता है। कथन 2 है विभ्योजोतक यानी मेरिस्टेम स्थायी ऊतक के उदाहरण हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है, कथन 1, 2 दोनों ही सही। तो देखिए इसका आंसर है कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। ठीक है, यानी कि सम्मिश्र ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बनता है, ये भी सही है, और मेरिस्टेम स्थायी ऊतक के उदाहरण है, ये बात भी सही है। अंतर्वेशी विभ्योजोतक किस में पाए जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, अंतर्वेशी विभ्योजोतक किस में पाए जाते हैं? नोड में पाए जाते हैं, या कि पार्श्विक कली में पाए जाते हैं, या कि अत्यंक कली में पाए जाते हैं, या कि आंतरिक नोड में पाए जाते हैं।
तो इसका जो आंसर है वो है पार्श्विक कली में इंटरकैलरी मैस्मेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बात और समझिए, अगर ये पेड़ है तो पेड़ की जो लंबाई, तने की लंबाई में जो वृद्धि करते हैं वो वृद्धि, तने की लंबाई वर्टिकल की बात हो रही है अभी, हाँ हॉरिजॉन्टल की नहीं हो रही, वर्टिकली में जो वृद्धि करेंगे वो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही करते हैं। अब इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, और यहाँ पर देखिए ये जो पत्तियों की जो जिसको हम डंठी या यहाँ पे कई जगह पे डंठी बोलते हैं, है ना, तो इस डंठी को भी कौन वृद्धि करता है, तो ये करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बहुत से, देखिए बहुत से तनों की पत्तियां वलित और अनवलित होने में समर्थ होती है, क्योंकि पहला ऑप्शन दिया हुआ है, उनके मध्य रोगी घेरे और स्पंजी पेरेन्काइमा में विभेदित नहीं होते, उनमें पत्तियों को दोनों तरफ स्टोमेटा होता है, इनमें उच्च स्तर का सिलिका होता है, या उनमें विशेष आवर्ध तत्व कोशिकाएं होती हैं। देखिए बहुत ज़्यादा हिंदी में क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये काफ़ी प्रोनाउंस करने में बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, तो अगर शब्द एक दो इधर हो जाएं तो उसका ज़्यादा माइंड ना करिएगा। तो इसका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का कि उनके मध्यरागी घेरे और स्पंजी पेरेन्काइमा में विभेदित नहीं होते। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है, लिम्ब है, दिमाग है, दिल है या जबान है, तो ये है अनैच्छिक मांसपेशियां जो है वो है दिल। ठीक है, देखिए दो तरह की क्रियाएं होती है, एक होती है ऐच्छिक और दूसरी होती है अनैच्छिक। ऐच्छिक वो होती है जिसको आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे आप हाथ के मूवमेंट को खुद कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप अपने दिल को कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पे दिल का मतलब ये है कि आप दिल की धड़कन को कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि रात में आप सो रहे हैं तो दिल को आपके दिल की जो धड़कन है उसको आपने सोचा कि रेस्ट की पोजीशन पे भेजता है, ऐसा नहीं होगा। उस दिन ही आपका पत्ता कट जाएगा, उस दिन आपके मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और आपका भैंसा वाला एक जो है यानी यमराज जी जो है आपको सीधे प्राप्त मिलेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। तो कुछ चीज़ों पे हमारा बस नहीं चलता, उनको बोलते हैं अनैच्छिक क्रियाएं, और ऐसी मांसपेशियों को बोलते हैं अनैच्छिक मांसपेशियां। ठीक है दोस्तों, तो दिल को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी है? 2 mm है, 0.5 mm है, या 1 mm है, या कि आपका 1.2 mm है। तो देखिए मानव त्वचा की जो मोटाई होती है वो होती है, यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, वो होती है 0.05 mm से, याद रखिएगा 0.05 mm से 0.65 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, और याद रखिए त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? हाइड्रोजन, फास्फोरस, कार्बन और लेड। तो यहाँ पर लेड इसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतक क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊतक क्या है? तो बेसिकली हम सबको पता है कि सेल होती है, एक प्लांट सेल होती है और एक होता है एनिमल सेल। बहुत सारे एक ही तरह के सेल जिनका एक ही जैसा काम होता है वही ऊतक, उनको ही उनके जो कंबाइंड सेल के समूह हैं उन्हें ऊतक कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं, पता लगेगा यहाँ से। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होते हैं परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न होते हैं। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती है परंतु दिखने और कार्य करने में समान होती है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में भिन्न होती है, या वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है। तो यहाँ भी मैंने समझाया था, यही आंसर होगा। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान हो ऊतक कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्थायी ऊतकों के लिए निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विभेदन कहा जाता है, या एकीकरण, या कि विचरण, या कि खटीकरण कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो कहलाएगा विभेदन। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो गया विभेदन। तो दोस्तों ये थे टॉप 30 क्वेश्चन जो कि मैंने एनिमल और प्लांट सेल से लिए हैं। उम्मीद है आपको चीज़ समझ में आई होगी, और जैसे जैसे आप ये वीडियो देखते जाएंगे आपको क्वेश्चन की और प्रैक्टिस भी होगी और आपको ये याद हो जाएंगे। आप अगर इतना भी पढ़ के जाते हैं तो पेपर में डैम श्योर है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों।
इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ लाइक करें और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।